हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। चलिए अपने सिलेबस के बारे में बात करते हैं। कल हम लोगों ने छठवें चैप्टर को शुरू किया था। छठवें चैप्टर को शुरू करके हम लोगों ने सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ा था, किरचॉफ का नियम। देखिए, आज की हमारी जो क्लास है वो केवल और केवल किरचॉफ के नियम के उदाहरण और क्वेश्चनों को समझाने के लिए है, क्योंकि जब तक किरचॉफ के नियमों को सॉल्व करना आपको नहीं आएगा तब तक इस चैप्टर को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आज हम लोग किरचॉफ के नियम की हर एक समस्या पर बारीकी से गौर करेंगे और उस समस्या को जड़ से खत्म करेंगे। तो तैयार हो जाइए। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था। देखिए, हम लोगों ने कल पढ़े थे किरचॉफ के नियम, और इतना आप लोगों को बता दिया गया था कि किरचॉफ के दो नियम थे। किरचॉफ का जो प्रथम नियम था उसको कहते हैं संधि नियम। क्या कहते हैं? संधि नियम। और किरचॉफ का जो द्वितीय नियम था उसे कहते हैं लूप नियम। क्या कहते हैं? लूप नियम। अब समझिए, किरचॉफ के संधि नियम में क्या था कि किसी भी विद्युत परिपथ की संधि पर आने वाली और जाने वाली कुल धाराओं का योग शून्य होगा। किसी भी विद्युत परिपथ की संधि पर आने वाली और जाने वाली कुल धाराओं का योग शून्य होगा। क्लियर है? यानी जितनी धाराएं आएंगी, आई इनकमिंग बराबर होगा किसके? आई आउटगोइंग के। जितनी धाराएं आएंगी उतनी धाराएं जाएंगी। इसमें हम लोगों ने लिया था कि आने वाली धारा को धनात्मक और जाने वाली धारा को ऋणात्मक लीजिए। ऑल राइट। दूसरी बात, फिर हम लोगों ने पढ़ा था द्वितीय नियम यानी लूप नियम। इसमें क्या कहा गया था? कोई भी बंद विद्युत परिपथ है, उसमें प्रतिरोध और सेल जुड़े हुए हैं, तो इस एक बंद विद्युत परिपथ में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभव पतन कह दो या विभवांतर कह दो, उत्पन्न विभव पतन या विभवांतरों का योग उसमें जुड़े सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। उसमें जुड़े सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। इतना बता दिया गया था कि विद्युत धारा की दिशा में चलोगे तो आपका विभवांतर यानी विभव पतन पॉजिटिव, और विद्युत धारा की विपरीत दिशा में चलोगे तो आपका विभवांतर नेगेटिव। क्लियर? जब आप सेल के कैथोड से एनोड की ओर जाओगे, सेल के कैथोड से एनोड की ओर जाओगे तो विद्युत वाहक बल पॉजिटिव होगा, और जब सेल के एनोड से कैथोड की ओर जाओगे तो आपका विद्युत वाहक बल नेगेटिव होगा। ये चीज आप लोगों ने कल पढ़ी थी। अच्छा, इतना क्लियर था कि आपका संधि नियम किसका पालन करता है? आवेश संरक्षण का। किसका? आवेश संरक्षण का। और लूप नियम पालन करता है किसका? ऊर्जा संरक्षण का। किसका पालन करता है? ऊर्जा संरक्षण का। क्लियर है? तो इस तरह आप लोगों ने कल किरचॉफ के नियम समझे थे, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इन सबको याद भी कर लिया होगा। याद करना बहुत जरूरी है और इतना समझ में आना चाहिए कि इनको हम लोग यूज कैसे करते हैं। अब दूसरी बात, हम लोग ये पढ़ चुके हैं, कल मैंने आपको इन दोनों का एक एक एग्जाम्पल कराया था। आज बारी है इनके सारे न्यूमेरिकलों को करने की। तो आप समझ सकते हैं कि आज की हमारी क्लास किरचॉफ के नियम का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग केवल न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, एग्जाम्पल वगैरह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग संधि नियम के जितने सवाल हैं, संधि नियम का एग्जाम्पल था वो हमने कर लिया था। अब मुझे इसमें एक बुक क्वेश्चन और मिला है। बुक के पीछे अंकित प्रश्नों में क्या दे रखा है? ये तीसरा सवाल है बहुत चयनात्मक सवालों का, यानी मल्टीपल क्वेश्चंस का। इसमें ऐसे दे रखा है क्वेश्चन, इधर से आ रही है 5 एम्पियर, इधर से आ रही है 4 एम्पियर, इधर से जा रही है 2 एम्पियर, इधर से जा रही है आई, और इधर को जा रही है 4 एम्पियर। ठीक है, आपको इस पर संधि नियम लगाना है। माना संधि ओ है तो आपकी संधि ओ पर संधि नियम से, संधि ओ पर संधि नियम से, तो संधि ओ पर संधि नियम आप लगाओगे तो संधि ओ पर देखिए कितनी धाराएं आ रही हैं। 2 एम्पियर आ रही है तो प्लस की 2, 5 एम्पियर आ रही है तो प्लस की 5, क्योंकि संधि नियम है समेशन आई बराबर 0। आने वाली धाराओं को प्लस लो और जाने वाली धाराओं को माइनस। 2 एम्पियर आ रही है, 5 एम्पियर आ रही है, 4 एम्पियर आ रही है तो 4 भी प्लस।
आई जा रही है तो माइनस, 4 जा रही है तो माइनस, बराबर में 0, 4 से 4 कट गया तो 7 माइनस आई बराबर 0, तो 7 बराबर आई। तो बोलिए धारा आई का मान कितना हो गया, 7 एम्पियर। या फिर इसको वैसे भी नॉर्मली सोच सकते हो, 2 आ रही है, 5 आ रही है, 4 आ रही है, तो 5 और 4 9 और 2 11, 11 में से 4 चला गया तो कितनी जाएगी, 7 एम्पियर जाएगी। इस तरह हम लोग संधि नियम से क्वेश्चन कर लेते हैं। अब एक लूप नियम का सवाल भी दे रखा है, उसे देख लेते हैं। ये आपको नोट कर लेना था। उसके बाद में जितने भी एग्जाम्पल मैं बोर्ड पे कराऊंगा सब वीडियो पॉज करके आपको नोट करने हैं, इतना याद रखना। देखिए अब इसके न्यूमेरिकलों में, आंकिक प्रश्नों में एक क्वेश्चन दे रखा है। देखिए आपका न्यूमेरिकल नंबर है 3, एक सर्किट दे रखा है, ये आपका इधर जुड़ा हुआ है एक गैल्वेनोमीटर। हालांकि बता दूं ये सर्किट एक व्हीटस्टोन सेतु का है, ये सर्किट है एक व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु एक टॉपिक है जो हमारे किरचॉफ के नियम के बाद में जस्ट अगला टॉपिक है, तो हम लोगों को व्हीटस्टोन सेतु पढ़ना है जस्ट अगले टॉपिक में। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग किरचॉफ के नियमों से सॉल्व करेंगे। तो क्या क्या दे रखा है देखते हैं। ये दे रखा है 10 वोल्ट, ये कुंजी के यहां से धारा आई जा रही है जो बट जाती है दो भागों में, I1 और I2। ये है 100 ओम, ये है 60 ओम, 5 ओम, 10 ओम। अब सोचिए ऊपर से आ रही है धारा IG, ऊपर से नीचे की ओर आ रही है I1 माइनस IG, ठीक है। और ये IG इधर से आकर I2 इधर से आकर मिलकर जाएंगी I2 प्लस IG। ऑलराइट, अब आपको इसे यूज करना है। देखिए आपको कैलकुलेट करके यहां से IG की वैल्यू निकालनी है, यानी आपको जो आंसर निकालना है वो IG का निकालना है। सबसे पहले हमें प्रश्न में यह पता होना चाहिए कि हमें मान किसका निकालना है। जब हमें पता होगा कि यहाँ पर हमें IG का मान निकालना है तो हम कैलकुलेशन उसी हिसाब से करेंगे। देखिए अब सबसे पहले आपके इनके नाम है A, B, C और D। मैंने कल भी कहा था समीकरण सॉल्व आपको खुद करने हैं, समीकरण सॉल्व करना आना चाहिए आपको। आपको अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने 10वीं क्लास में प्रैक्टिस की है। नहीं आता है तो प्रैक्टिस करो और सॉल्व समीकरणों को खुद करना। हमें आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूं। तो देखिए आप लोग सबसे पहले संधि ए पर संधि नियम लगाइए। संधि ए पर संधि नियम से, संधि ए पर 3 तार जुड़े हुए हैं। पहले तार से धारा I आ रही है तो I प्लस की, I1 और I2 दोनों जा रही हैं तो दोनों माइनस की, माइनस I1 माइनस I2 बराबर 0। तो बोलिए I बराबर पक्षांतर किया तो I1 प्लस I2, समीकरण नंबर 1। ऑलराइट, जरूरत पड़ेगी यूज करेंगे। अब उसके बाद में आपको लूप नियम लगाना है। सबसे पहले लूप ले लेते हैं A, B, C, D और A, ऐसे, ठीक है। अब आपको लूप नियम लगाना है तो लूप नियम से किसमें, लूप A, B, D, A में। सुन लीजिए आराम से, लूप A, B, D, A इसको यूज करना है लूप नियम से। चलिए अच्छा, इसका प्रतिरोध है 15 ओम। क्लियर। देखिए इस लूप A, B, D, A में तीनों प्रतिरोध है, सेल कोई नहीं है तो बराबर में हो जाएगा 0, क्योंकि सेल कोई है नहीं तो विद्युत वाहक बल नहीं होगा। A से आप B पर पहुंचे, A से B पर पहुंचे धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जा रहे हो A से B पर, तो प्रतिरोध है 100 और धारा है I1। तो विभव पतन यानी विद्युत वाहक बल वो विभवांतर प्लस का होगा आपका 100 I1, V बराबर IR से। A से B तक प्रतिरोध 100 और धारा I1 तो 100 I1। B से आप आओगे D पर तो फिर से धारा की दिशा में, देखिए धारा नीचे की ओर आ रही है, प्रतिरोध है 15 और धारा है IG, तो प्लस का 15 IG, प्लस का 15 IG। जब आप D से और A पर पहुंचोगे, D से A पर, तो धारा तो नीचे की ओर आ रही है तो आप जा रहे हो धारा की विपरीत दिशा में। तो धारा की विपरीत दिशा में विभवांतर ऋणात्मक, प्रतिरोध 60 है, धारा I2 है, माइनस का 60 I2 बन गया एक समीकरण, समीकरण नंबर 2। अब किसकी बारी है, दूसरा लूप लीजिए।
अब लूप ले लेते हैं बी सी डी बी, ऐसे देखिए। अब लेते हैं लूप बी सी डी बी में, लूप बी सी डी और बी में, लूप बी सी डी और बी में। पहले आप चले बी से सी तक, बी से सी तक, धारा की दिशा में धारा I1 माइनस IG और प्रतिरोध 10, तो प्रतिरोध है 10 और धारा है I1 माइनस IG। ऑल राइट, सी से डी पर, सी से डी पर धारा की विपरीत दिशा में, क्योंकि धारा ऊपर की ओर जा रही है, प्रतिरोध 5, धारा I2 प्लस IG, तो माइनस का 5 I2 प्लस IG। अब आप पहुंचोगे डी से बी पर, क्योंकि लूप तभी पूरा होगा बी सी डी बी। बी से सी तक आए धारा की दिशा में तो 10 I1 माइनस IG, सी से डी तक आए धारा के विपरीत दिशा में तो माइनस का 5 I2 प्लस IG। अब डी से बी पर पहुंचोगे तो धारा की विपरीत दिशा में तो माइनस का 15 इंटू IG, माइनस का 15 इंटू IG बराबर 0, क्योंकि कोई भी सेल उसमें जुड़ा हुआ नहीं है। तो गुणा कीजिए 10 I1 माइनस 10 IG माइनस 5 I2 माइनस 5 IG और माइनस का 15 IG बराबर 0। देखिए 10 I1, ठीक है, फिर बीच में IG है तो 10 IG 5 IG 15 IG सब माइनस के हैं, तो 15 5 20 और 10 30, माइनस का 30 IG और फिर है माइनस का 5 I2 बराबर 0, समीकरण नंबर 3। ऑल राइट, अब आप लोगों के पास IG का मान निकालना है और समीकरण है 3, I बराबर I1 प्लस I2, एक ये वाला और एक ये वाला, क्लियर। और आप चाहो तो एक लूप और यूज कर लीजिए। चलिए, जैसे ये सेल है E, इसके लिए E लिख दिया मैंने, तो ये ऐसे चलेगा। अब बारी है लूप ADCEA, कौन सा ADCEA, तो लूप ADCEA में, क्लियर। तो तीसरा समीकरण बन जाएगा, सॉल्व करने में आप लोगों को आसानी रहेगी। बस एक बात याद रखना कि यहां पर हम लोगों को लूप नियम लगाना कैसे है ये सीखना है। ए से डी, लूप कौन सा है ADCEA, ए से डी पर पहुंचे धारा की दिशा में तो आपका 60 I2, डी से सी पर पहुंचे धारा की दिशा में प्लस का 5 I2 प्लस IG, विभवांतर धनात्मक होता है। सी से यू आए तो आप सेल के माइनस से प्रवेश कर रहे हो, कैथोड से प्रवेश कर रहे हो, कैथोड से एनोड की ओर आ रहे हो, ऐसे तो आपका प्लस का 10 विद्युत वाहक बल 10 प्लस का होता है, तो ये हो गया 60 I2 प्लस 5 I2 प्लस 5 IG बराबर 10, तो ये हो गया 65 I2 प्लस 5 IG बराबर 10, समीकरण नंबर 4। आप लोगों को मान निकालना है IG का। अब देखो एक समीकरण है IG और I2 में, मैं आपको हिंट दे दूं, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके I1 को विलुप्त कर देना, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना, I1 को विलुप्त करना, यानी I1 को 0 करना है, तो इन दोनों से जो समीकरण बनेगा वो बनेगा I2 और IG में, ठीक है। एक समीकरण इन दोनों से बनेगा I2 और IG में, ओके। और I2 और IG में एक समीकरण ये रहा, क्लियर। तो I2 और IG में एक समीकरण यहां से और एक समीकरण ये रहा, कैलकुलेट करना है, उसमें I2 को 0 करना है और सीधा IG का मान निकाल लेना है, सीधा IG का मान निकाल लेना है, तो आपका IG का मान निकल कर आ जाएगा, क्लियर है। तो इस तरह आप लोग लूप के नियम को यूज करते हो। याद रखिए, ये किरचॉफ का नियम एक ऐसा टॉपिक है, इसमें जितने ज्यादा न्यूमेरिकल आपसे हो उतने ज्यादा करना, उतना ज्यादा बेहतर है आपके लिए, क्लियर है। तो चलिए, आपको इसे नोट करना है और आगे सॉल्व करना है। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन क्या लेता हूं मैं, ये आपका एग्जाम्पल है 6.3। 6.3 एग्जाम्पल क्या कह रहा है, देखते हैं। 6.3 ही है कि कहीं दूसरा तो नहीं है, निकल, हाँ 6.3 है। ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फेरबदल करके मैं आपको पढ़ाता हूं ताकि आपको करने में आसानी रहेगी। एक घनाकार परिपथ
कि प्रत्येक भुजा पर, एक घनाकार परिपथ की प्रत्येक भुजा पर एक समान प्रतिरोध, एक समान प्रतिरोध R जुड़ा है। एक घनाकार परिपथ है, उसकी प्रत्येक भुजा पर एक समान प्रतिरोध R जुड़ा है, जिसके विकर्णों के मध्य, जिसके विकर्णों के मध्य, जिसके विकर्णों के मध्य आपको परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करो। एक घनाकार परिपथ है जिसकी प्रत्येक भुजा पर एक स्मॉल r प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, सब एक समान प्रतिरोध है। आपको इसके विकर्णों के मध्य में परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है। चित्र में एक सेल V जुड़ा है, उस परिपथ में एक सेल भी जुड़ा हुआ है V, जिसका विद्युत भागफल V है। आराम से समझना। दोबारा बनाते हैं क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। ये एक घन है, और घन क्या, ये एक परिपथ है घनाकार, ये एक परिपथ है घनाकार, इसकी प्रत्येक भुजा पर एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। अब आप बताइए घन की कितनी भुजाएं होती हैं? घन की भुजाएं होंगी आपकी, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 भुजाओं पर 12 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, जिनका मान स्मॉल r है, यानी एक समान प्रतिरोध स्मॉल r। आपको इसके विकर्णों के मध्य में परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है, और विकर्ण कहाँ है? एक तो है बिंदु A और एक है बिंदु B। विकर्ण इनके बीच में होगा, ये विकर्ण है इसका, तो इस विकर्ण के बीच का परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने विकर्णों के मध्य में एक बैटरी जोड़ दी, ओके, एक बैटरी जुड़ी हुई है जिसका विभवांतर है V। ऑलराइट, गौर से समझना, लापरवाही नहीं। एक घनाकार परिपथ है जिसका आपको परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है, उसके लिए इसके विकर्णों के मध्य में एक V वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। यहां से धारा जाती है I, कितनी? I। अब बिल्कुल गौर से देखना एक चीज, यहां से धारा जाती है I, तो इस संधि पर संधि नियम से कितने भागों में बटेगी? 3 भागों में। 3 भागों में, एक समान भागों में, तो I/3 और I/3। यहां से धारा जा रही है I, संधि नियम से 3 तारों में बटेगी एक समान रूप से, I/3 और I/3। ये I/3 धारा इस बिंदु पर जाकर 2 भागों में बट जाएगी, इस बिंदु पर, इस संधि पर जाकर 2 भागों में बट जाएगी। I/3 जब 2 भागों में बटेगी तो I/6 और I/6। क्लियर? ये I/3 यहां से जाकर इस बिंदु पर 2 भागों में बटेगी, और इस बिंदु पर ये जब 2 भागों में बटेगी तो ये 2 भाग होंगे, एक होगा I/6 और ये भी होगा I/6। साफ दिख रहा है आप लोगों को, और आपको गौर से समझना भी है। ठीक है, अब ये I/3 यहां से जा रही है, इस बिंदु पर जाकर भी ये 2 भागों में बट जाएगी, 2 तारों की में जाएगी, तो I/3 के 2 भाग I/6 और I/6। ऑलराइट, अब आगे की संधियों पर देखिए, इस संधि पर गौर कीजिए। इस संधि पर इधर से धारा आ रही है I/6, इधर से आ रही है I/6, तो जाएगी कितना? जुड़कर I/6 और I/6 जुड़कर कितनी जाएगी? I/3। ऑलराइट, इस संधि पर गौर कीजिए, ये I/6 आ रही है, यहां से I/6 आ रही है, तो ये जुड़कर यहां से कितनी जाएगी? I/3। क्लियर? अब इस संधि पर गौर कीजिए, इधर से कितनी आ रही है? I/6, इधर से कितनी आ रही है? I/6, तो इधर से ये दोनों जुड़कर कितनी जाएंगी? I/3। अब इस संधि पर गौर कीजिए, इस संधि पर इधर से आ रही है I/3, इधर से भी I/3 और इधर से भी I/3। अब ये तीनों जुड़कर जब जाएंगी तो बोलो कितनी धारा जाएगी? I। कितनी? I।
घनाकार परपथ के पहले सिरे से धारा आई प्रवेश करती है, विभिन्न भुजाओं में बंटते हुए ये अंतिम सिरे से विकर्ण के दूसरे सिरे से भी आई धारा के रूप में निकलती है। इसका मतलब पूरा परिपथ संतुलित है। पूरा परिपथ कैसा है? संतुलित। दोबारा देखिए, आई जा रही है, 3 भागों में बट गई, I/3 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 यहाँ पर जाकर 2 भागों में बटेगी, I/6 I/6। ये I/3 2 भागों में बट गई, ये I/3 भी 2 भागों में बट गई। इस संधि पर इधर से I/6 आ रही है, इधर से I/6, तो कितनी जाएगी? I/3। इस संधि पर इधर से कितनी आ रही है? I/6, इधर से कितनी? I/6, तो कितनी जाएगी? I/3। इस संधि पर कितनी आ रही है? I/6 तो कितनी जाएगी? I/3। ऑल राइट। और इस संधि पर ये तीनों जोड़कर कितनी हो जाएगी? I। इसका मतलब देखिए, क्षेत्र में परिपथ की सभी भुजाओं में धारा का वितरण संधि के नियम से होता है। धारा का वितरण संधि के नियम से होता है। अब सभी प्रतिरोधों का मान क्या है? स्मॉल आर। सभी प्रतिरोधों का मान क्या है? स्मॉल आर। सभी प्रतिरोध स्मॉल आर हैं। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों को इसका परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये एक ऐसा परिपथ है जिसका परिणामी प्रतिरोध आप प्रतिरोधों के संयोजन से ज्ञात नहीं कर सकते। तो आप लोगों को इसका परिणामी प्रतिरोध आपके किरचॉफ के नियमों से निकालना पड़ेगा। किरचॉफ का संधि नियम लग चुका है, प्रत्येक संधि पर धारा का वितरण हुआ है। अब लूप नियम लगाएंगे। तो ए बी, मैं इसको लिख देता हूं सी डी, वी है ये। तो देखिए, चित्र में लूप ए सी डी बी वी ए में लूप नियम से, गौर से समझिए, लूप ए सी डी बी वी और ए, केवल ये वाला जो लूप है, इस लूप को लगाना है। ए सी डी बी वी और वापस ए, इसमें लूप नियम लगाना है। अब आप ए से सी पर पहुंचो। ए से सी पर जाओगे धारा की दिशा में, तो विभवांतर धनात्मक, तो धारा है I/3 और प्रतिरोध क्या है? R। धारा है I/3 और प्रतिरोध क्या है? R। ए से सी पर पहुंचे, विभवांतर निकाल लिया। सी से डी पर पहुंचोगे, तो सी से जब डी पर पहुंचोगे, प्रतिरोध R, धारा I/6 और धारा की दिशा में जा रहे हो। धारा की दिशा में जा रहे हो तो फिर से प्लस का, धारा I/6 और प्रतिरोध R। अब डी से कहां पर पहुंचोगे? बी पर। डी से और बी पर पहुंचोगे फिर से धारा की दिशा में, धारा I/3 प्रतिरोध R, तो प्लस का I/3R। अब यहां से आप यूं घूम कर आओगे, सेल में आ रहे हो। अब देखना, सेल में आप ऐसे ही तो आओगे, यूं। जब आप ऐसे आओगे तो आप बताइए, जब ऐसे आओगे तो सेल के कैथोड से एनोड की ओर आ रहे हो। कैथोड से एनोड की आ रहे हो तो विभवांतर धनात्मक, तो प्लस का V। देखिए, परिणामी प्रतिरोध मुझे निकालना है, तो देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो V बराबर इन सब का लासा 6, तो ये हो गया 2IR प्लस IR प्लस 2IR। 3 का भाग 6 में दिया, 2 का गुणा ऊपर हो गया। तो V बराबर क्या निकला? 2 3 और 2 5, 5/6 IR, 5/6 IR। क्लियर है? ये निकला विभवांतर। क्या निकला? विभवांतर। तो अतः आप लोगों को निकालना है परिपथ का परिणामी प्रतिरोध। परिपथ का परिणामी प्रतिरोध आप लोग लगाइए ओम का नियम। किसका नियम? ओम का नियम। R बराबर V/I से, R बराबर V/I। V का मान है 5/6 IR/I। I से I कट गया, तो बोलिए इस परिपथ का परिणामी प्रतिरोध क्या निकला? 5/6R। 5/6R। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो परिणामी प्रतिरोध है वो उसके प्रत्येक प्रतिरोध के मान से घट जाता है, क्योंकि 5/6 बना है। ठीक है, तो देखिए इस तरह इस नियम से परिणामी प्रतिरोध निकालना कितना आसान है। असल में हमें जितने कठिन ये लूप नियम लग रहे हैं, ये हमारे लिए उतने ही ज्यादा सरल है। क्यों? क्योंकि जो परिपथ हम लोग प्रतिरोधों के संयोजन से सरल नहीं कर सकते, उनको ये एक ही झटके में सॉल्व कर जाते हैं। तो देख लीजिए, इसका आप परिणामी प्रतिरोध निकाल कर देखिए। इस और इस सिरे के बीच में परिणामी प्रतिरोध निकालना, संयोजन को सॉल्व कीजिए, होंगे ही नहीं, बड़ा मुश्किल है, और ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए लूप नियम से कितना आसान हो गया। तो परिणामी प्रतिरोध निकला 5/6R। क्लियर? दूसरी बात,
अब आपका जो प्रश्न दे रखा है उसके बारे में बात करते हैं। प्रश्न में दे रखा है कि यहां पर जो प्रत्येक प्रतिरोध है वो 1 ओम का है, प्रत्येक प्रतिरोध है वो 1 ओम का है। तो देखिए यदि R बराबर 1 ओम हो तो यदि प्रत्येक प्रतिरोध 1 ओम का है तो परिणामी प्रतिरोध कितना आएगा? तो R बराबर 5/6 गुणा 1, तो 5/6 ओम। अब देखिए प्रत्येक प्रतिरोध 1 ओम का दे रखा है तो इसमें R का मान 1 रखिए, प्रत्येक प्रतिरोध 2 ओम का दे रखा है तो R का मान 2 रखिए, 3 ओम का दे रखा है तो 3 ओम का रखिए। मैंने आपको फॉर्मूला ही बना दिया। अब मैंने आपके लिए एक फॉर्मूला बना दिया कि इस फॉर्मूले से आप किसी भी मान के प्रतिरोधों के लिए प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आप लोगों को ऐसे सवाल सॉल्व करने हैं। मैं कुछ प्रैक्टिस आपको लोगों के लिए दे रहा हूं जिनको सॉल्व करके आपको वैल्यूज निकालनी है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो इसको आपको नोट करना है, वीडियो पॉज करके नोट करिएगा। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क के लिए एग्जाम्पल क्वेश्चन दे देता हूं। देखिए क्वेश्चन, निम्न परिपथ में धारा I1, I2 व I3 ज्ञात करो। एक परिपथ दे रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, उसमें धारा I1, I2 और I3 का मान ज्ञात करना है। और परिपथ क्या है? देखिए A, B, C, D, E और F, ये सेल दे रखा है 3 वोल्ट का, ये प्रतिरोध है 1 ओम का, ये भी प्रतिरोध है 1 ओम का, ये सेल है 1.5 वोल्ट का और ये प्रतिरोध है 2 ओम का। धाराओं की दिशाएं दिखा दूं मैं। धारा I1, आपकी धारा I2, ठीक है, और इधर जा रही है धारा I3 जिसका मान होगा I1 प्लस I2। क्लियर है? आपके सामने ये सर्किट है, धारा I1, I2, ये इधर I3 जा रही है, I1 प्लस I2 होगा। आपके लिए 2 सेल दे रखे हैं, 2 प्रतिरोध दे रखे हैं। आप लोगों को इसको कैलकुलेट करना है लूप नियम से और I1 और I2 और I3 के मान निकालने हैं। असल में कैलकुलेट तो आपको I1 और I2 का मान ही करना है, I3 के लिए तो उन दोनों को जोड़ देना है। ठीक है बच्चों, दूसरी बात आगे देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, निम्न परिपथ में, निम्न परिपथ में प्रतिरोधों में धारा की गणना करो। निम्न परिपथ में प्रतिरोधों में आपको धारा की गणना करनी है। देखिए सर्किट क्या दे रखा है। देखिए इधर से धारा जा रही है I2, ओके, माइनस प्लस, और आपका सेल है कितने वोल्ट का? 2 वोल्ट का। ये प्रतिरोध 1 ओम का, ये प्रतिरोध 4.5 ओम का, ये प्रतिरोध 1 ओम का, ये प्लस माइनस, ये है 1 वोल्ट का। इधर से जा रही है धारा I1 और इस तरह ये I1 और I2। आपको यहां से इस सर्किट में से I1 और I2 इनके मान ज्ञात करने हैं। क्लियर? आपको I1 और I2 के मान ज्ञात करने हैं। ये सेल 2 वोल्ट, धारा I2 1 ओम, 4.5 1 ओम, 4.5 ओम, 1 ओम और ये 1 वोल्ट। I1 और I2 के मान ज्ञात करने हैं। इन दोनों को आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके, ठीक है, इन दोनों को आपको सॉल्व करके यहां से I1, I2 और I3 के मान निकालने हैं, यहां से I1 और I2 के। अच्छा, इससे और एडवांस जो न्यूमेरिकल आएंगे
वो मैं आप लोगों को व्हीटस्टोन सेतु के क्वेश्चनों में जोड़ कर करा दूंगा। तो आज आप लोग उन न्यूमेरिकल जो मैंने करवाए हैं उनको ढंग से समझिए, इन दोनों को सॉल्व कीजिए, और इन दोनों को अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया तो समझ लीजिए छठवें चैप्टर के नंबर पक्के। छठवें चैप्टर के नंबर तुम्हारे तभी पक्के हैं जब किरचॉफ के नियम क्लियर हैं। किरचॉफ के नियम क्लियर तब होंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल और क्वेश्चन करोगे। पढ़ने से नहीं आएंगे, वो प्रश्न में यूज करने से आएंगे। कैसे उनको हमें यूज करना है, कैसे लूप नियम लगाते हैं प्रश्न में, न्यूमेरिकल में कैसे संधि नियम लगाते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है बच्चों, तो आज आप लोग ये काम करिए, ढंग से पढ़िए, फिर हम आपके से कल मिलते हैं अगले टॉपिक व्हीटस्टोन सेतु के साथ। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।